14वीं शताब्दी का भारत। दिल्ली सल्तनत अस्थिरता से जूझ रही थी। सत्ता के संघर्ष और लगातार बढ़ते मंगोल आक्रमणों ने सल्तनत को कमजोर कर दिया था। दिल्ली की गलियां युद्ध और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुकी थी। शासन के लिए संघर्ष और सत्ता की राजनीति हर कोने में हावी थी। दरबार के भीतर भी साजिशें रची जा रही थी। कौन सत्ता संभालेगा? कौन दिल्ली का असली मालिक होगा? ये सवाल हर किसी की जुबान पर था। इन संघर्षों के बीच एक नया योद्धा आगे बढ़ा, गयासुद्दीन तुगलक, जिसने अपनी तलवार की ताकत से दिल्ली सल्तनत को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। गयासुद्दीन तुगलक केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा शासक बनने वाला था जो दिल्ली को फिर से शक्तिशाली बनाएगा। तुगलक वंश का इतिहास केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन कला के नए प्रयोगों की शुरुआत थी। मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा शासक जिसने सल्तनत को आर्थिक और सैन्य रूप से सुदृढ़ करने के कई प्रयोग किए। फिरोज शाह तुगलक, एक शासक जिसने सल्तनत को न्याय और स्थिरता देने की कोशिश की। लेकिन हर महान वंश का एक अंत होता है। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश बिखरने लगा, और इस तरह जो वंश एक क्रांति लेकर आया था, वही अंततः इतिहास के पन्नों में खो गया। आज इतिहासकार तुगलक वंश के प्रयोगों और उनकी असफलताओं को एक नई दृष्टि से देखते हैं। क्या हम उनके प्रशासन से कुछ सीख सकते हैं, या फिर इतिहास खुद को दोहराने के लिए मजबूर है? आज भी कई प्रशासनिक नीतियां तुगलक शासकों से प्रभावित मानी जाती है। उनके फैसले एक सबक है, कुछ प्रेरणादायक, कुछ चेतावनी देने वाले। तुगलक वंश का इतिहास केवल किताबों में सीमित नहीं, बल्कि उनकी बनाई इमारतें और नीतियां आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। तो आइए इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं तुगलक वंश का संपूर्ण इतिहास। ये कहानी केवल अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक सीख है। 13वीं और 14वीं शताब्दी का भारत। दिल्ली सल्तनत आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से कमजोर हो रही थी। अयोग्य शासकों और प्रशासनिक कुप्रबंधन ने राज्य को और कमजोर कर दिया। जनता भारी करों और भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। मंगोल आक्रमण लगातार बढ़ रहे थे। सल्तनत की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी और जनता असुरक्षित महसूस कर रही थी। अंदरूनी राजनीति और दरबारी षड्यंत्रों ने भी सल्तनत की स्थिति को और अधिक खराब कर दिया था। ऐसे में एक नए, शक्तिशाली और दूरदर्शी नेता की आवश्यकता थी, जो सल्तनत को फिर से मजबूत कर सके। इस कठिन समय में एक योद्धा अपने पराक्रम और रणनीति से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने न केवल मंगोलों को हराया, बल्कि सल्तनत की सीमाओं को भी सुरक्षित किया। अपनी नीतियों और सैन्य सफलताओं के कारण गयासुद्दीन तुगलक ने शाही दरबार में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। अब यह स्पष्ट था कि दिल्ली सल्तनत को एक नया नेतृत्व चाहिए। सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। आखिरकार गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के नए सुल्तान बने और तुगलक वंश की नींव रखी गई। गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता संभालते ही प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की। उन्होंने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए कड़े नियम बनाए और न्याय व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। सुल्तान ने कई किलों और शहरों का निर्माण करवाया, जिनमें प्रसिद्ध तुगलकाबाद किला भी शामिल है। ये निर्माण न केवल सैन्य सुरक्षा के लिए थे, बल्कि व्यापार और विकास के नए केंद्र भी बने। गयासुद्दीन तुगलक की नीतियों से जनता को एक नई उम्मीद मिली। व्यापार बढ़ा, सुरक्षा मजबूत हुई और लोगों को लगा कि अब दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण युग आ सकता है। सल्तनत के अमीरों और सरदारों ने गयासुद्दीन तुगलक की नीतियों का समर्थन किया, जिससे सत्ता में स्थिरता आई। उनका शासन संतुलित और संगठित था। गयासुद्दीन तुगलक के साथ तुगलक वंश की यात्रा शुरू हो चुकी थी। ये केवल एक नए सुल्तान का उदय नहीं था, बल्कि दिल्ली सल्तनत को एक नई दिशा देने का प्रयास भी था। गयासुद्दीन तुगलक का जन्म तुर्क और भारतीय माता पिता से हुआ था। वो बचपन से ही एक साहसी योद्धा थे और सैन्य रणनीतियों में निपुण थे। खिलजी वंश की सत्ता कमजोर हो चुकी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने इस अवसर को पहचाना और अपनी सैन्य शक्ति से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया।
गयासुद्दीन तुगलक ने दरबार के प्रभावशाली अमीरों और सरदारों का समर्थन हासिल किया, जिससे उसकी सत्ता और मजबूत हो गई। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की ओर कूच किया और सुल्तान बनने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली और तुगलक वंश की नींव रखी। गयासुद्दीन तुगलक ने शासन को सुव्यवस्थित किया, सैन्य और प्रशासनिक सुधार लागू किए और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। सुल्तान ने अपनी सेना को और संगठित किया, जिससे सल्तनत को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया, जो उनकी सैन्य और वास्तुकला कुशलता का प्रमाण था। सुल्तान ने व्यापार को बढ़ावा दिया और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नए कर सुधार लागू किए। गयासुद्दीन तुगलक एक न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के बाद दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन उनकी वापसी से पहले ही उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक भयानक साजिश रची। दिल्ली में स्वागत के दौरान एक योजनाबद्ध हादसे में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का नया सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के साथ तुगलक वंश की दिशा बदल चुकी थी। अब सत्ता मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों में थी, जिनके शासन में सल्तनत एक नई और अनिश्चित यात्रा पर निकल चुकी थी। साल 1325 गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वो एक कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शी लेकिन अस्थिर निर्णय लेने वाला शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने आते ही अपने दरबार में कई बड़े फैसले लिए। उसकी नीतियां महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उनमें जल्दबाजी झलकती थी। उसका सपना था कि दिल्ली सल्तनत एक संगठित और सशक्त साम्राज्य बने, लेकिन उसके फैसलों में व्यावहारिकता की कमी थी। उसका ज्ञान अपार था, धर्म, विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, वो सभी में पारंगत था, लेकिन उसका प्रशासनिक कौशल संदिग्ध था। उसकी सैन्य नीति भी आक्रामक थी। उसने कई बड़े सैन्य अभियानों की घोषणा की, लेकिन इन्हें अमल में लाना मुश्किल साबित हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह निर्णय हैरान करने वाला था। दिल्ली की पूरी आबादी को मजबूर किया गया कि वे 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद जाएं। इस यात्रा में हजारों लोगों की जान गई। सुल्तान ने दौलताबाद को नई राजधानी बनाने के लिए भव्य निर्माण करवाए, लेकिन जल्द ही ये योजना विफल साबित हुई। जल्द ही तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये निर्णय उसकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने आर्थिक सुधारों के तहत चांदी और सोने के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलाने का निर्णय लिया। ये एक क्रांतिकारी लेकिन जोखिम भरा कदम था। लेकिन तांबे के सिक्के आसानी से नकली बनाए जाने लगे, जिससे अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। आम जनता ने अपनी धन संपत्ति बढ़ाने के लिए जाली सिक्के बना लिए। जब सुल्तान को इस गलती का एहसास हुआ, तो उसने तुरंत तांबे के सिक्कों को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो चुका था। तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिए, लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय वहां भीषण अकाल पड़ा। किसान पहले से ही संघर्ष कर रहे थे और ये नया कर उनके लिए असहनीय हो गया। किसानों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे निर्ममता से दबा दिया। इससे उसकी लोकप्रियता और अधिक गिर गई। सुल्तान ने कई सैन्य अभियानों की योजना बनाई, जिनमें खुरासान और कड़ा मणिकपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों पर आक्रमण शामिल थे। उसने विशाल सेनाएं इकट्ठी की और उनके लिए बेहतरीन हथियारों की व्यवस्था की, लेकिन उसकी सैन्य योजनाएं अव्यवस्थित थी। उसके अभियान विफल रहे। सेना थक चुकी थी, रसद खत्म हो रही थी और विद्रोह होने लगे। तुगलक की शक्ति लगातार घट रही थी। अपनी असफल नीतियों और सैन्य पराजयों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक हताश होता चला गया। 1351 में सिंध अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक एक विलक्षण शासक था, लेकिन उसके फैसले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए।
1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। उसने एक व्यवस्थित और न्यायसंगत शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। उसका दरबार विद्वानों, प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रियों से भरा रहता था, जहां शासन के अहम फैसले लिए जाते थे। फिरोज शाह ने कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने किसानों से जबरदस्ती कर वसूलने के बजाय उन्हें राहत देने के उपाय किए। दस्तावेजों और लेखा जोखा रखने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई गई। फिरोज शाह तुगलक ने दास प्रथा को न केवल जारी रखा, बल्कि इसे और बढ़ावा दिया। वो अपने दासों को कुशल कारीगर और सैनिक बनाने में विश्वास रखता था। फिरोज शाह तुगलक ने विद्रोहों को दबाने के बजाय राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से शांत करने का प्रयास किया। उसने कई सरदारों को प्रशासन में शामिल कर लिया, जिससे उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। फिरोज शाह तुगलक धार्मिक रूप से काफी कट्टर था। उसने शासन में इस्लामिक कानूनों, शरिया को सख्ती से लागू किया और कई नए मदरसों व मस्जिदों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोजाबाद नामक नया शहर बसाया। उसने कई महलों, मस्जिदों और सार्वजनिक स्थलों का निर्माण कराया, जिससे व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियां आसान हो गई। उसने जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। कई नहरें खुदवाई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों को पानी की समस्या से राहत मिली। फिरोज शाह ने बावलियों, कुओं और तालाबों का निर्माण करवाया, ताकि वर्षा जल का संचयन हो सके और पानी की समस्या न रहे। फिरोज शाह तुगलक ने बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए पुलों और सड़कों का निर्माण करवाया, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला और यात्रियों को सुविधा मिली। फिरोज शाह तुगलक ने कई नई मस्जिदों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, जिससे इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा मिला और समाज में धार्मिक स्थिरता बनी रही। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को स्थिरता और शांति प्राप्त हुई। व्यापार, कृषि और समाज के सभी वर्गों ने उन्नति की, जिससे सल्तनत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। लेकिन शासन के अंतिम वर्षों में कई प्रांतों में विद्रोह शुरू हो गए। तुगलक साम्राज्य की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और सल्तनत में अस्थिरता बढ़ गई। फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। दरबार में षड्यंत्र और सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थिति और बिगड़ने लगी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का पतन और तेज हो गया और दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण युग समाप्त होने लगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा। अंततः 1414 ईस्वी में तुगलक वंश समाप्त हो गया और दिल्ली की सत्ता सैयद वंश के हाथों में चली गई। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया, लेकिन वो एक कमजोर और अयोग्य शासक था। दरबार में उसके सामने बैठे सरदार और अमीर उसकी योग्यता पर सवाल उठाने लगे। दरबार में बैठे सरदारों और अमीरों को जल्द ही एहसास हो गया कि गयासुद्दीन तुगलक में प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं है। अब वे गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने लगे, ताकि सत्ता पर उनका अधिक नियंत्रण हो। गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ प्रशासनिक निर्णय लेने की कोशिश की, लेकिन उसके फैसले जल्द ही गलत साबित हुए। अमीर और सरदार उसकी कमजोरियों को समझ चुके थे और वे अपनी मनमानी करने लगे। दिल्ली की गलियों में अराजकता फैलने लगी। जनता प्रशासन की कमजोरी का फायदा उठाकर विद्रोह करने लगी। व्यापारी लूटे जाने लगे और शहर में कानून व्यवस्था नाम मात्र की रह गई। अब गयासुद्दीन तुगलक को एहसास हो चुका था कि उसकी पकड़ अब सत्ता पर नहीं रही। विद्रोह, असंतोष और षड्यंत्रों के बीच उसका शासन तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। शाही अमीरों और गवर्नरों ने अब खुलेआम सुल्तान के विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी। दिल्ली की सत्ता बुरी तरह बंट चुकी थी। दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे सल्तनत में विद्रोह भड़क उठा। विभिन्न प्रांतों के शासक अब अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। गयासुद्दीन तुगलक के प्रति वफादार सेनाएं भी अब उसे छोड़ने लगी। सुल्तान पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक अपने ही महल में छुपा बैठा रहा, क्योंकि उसे अब हर तरफ से खतरा था। अंततः 1389 में गयासुद्दीन
तुगलक की सत्ता समाप्त हो गई। ये अंत सिर्फ एक राजा का नहीं, बल्कि तुगलक वंश के पतन की शुरुआत थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक दरबार में एक भयानक सन्नाटा छा गया। शाही तख्त खाली था और सभी अमीर व सरदार असमंजस में थे कि अगला सुल्तान कौन बनेगा। लेकिन अब सत्ता की दौड़ में कई लोग कूद चुके थे। शाही परिवार के सदस्य और अमीर आपस में भिड़ने लगे। ये तुगलक वंश के पूर्ण पतन की शुरुआत थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अराजकता फैल गई। लूटपाट, दंगे और अराजकता बढ़ने लगी। जनता अब एक मजबूत शासक की तलाश कर रही थी। आखिरकार दिल्ली सल्तनत के अमीरों और विद्वानों ने एक नए नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की। 1414 में खिज्र खान ने सत्ता संभालते हुए तुगलक वंश का अंत कर दिया और सैयद वंश की स्थापना की। तुगलक वंश, जिसने एक समय दिल्ली सल्तनत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, अब इतिहास के पन्नों में सिमट गया। लेकिन उसकी कमजोरियों और प्रशासनिक गलतियों से भविष्य के शासकों ने बहुत कुछ सीखा। सन 1398 एक ऐसा साल जब दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे भयानक रातें शुरू होने वाली थी। मध्य एशिया का सबसे खतरनाक आक्रमणकारी तैमूर अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली को जीतने के लिए तैमूर ने पहले से ही अपनी रणनीति बना ली थी। उसके सेनापति उसकी हर योजना को ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि यह हमला दिल्ली की तकदीर बदलने वाला था। दिल्ली के बाहरी इलाकों में तबाही मच चुकी थी। गांव जल रहे थे, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन तैमूर के सैनिकों के लिए रहम शब्द का कोई मतलब नहीं था। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को अब तैमूर के खतरे का एहसास हो चुका था। उनका दरबार चिंता में डूबा था, लेकिन कोई भी इस विनाशकारी हमले को रोकने का उपाय नहीं निकाल पा रहा था। सुल्तान के आदेश पर दिल्ली की सुरक्षा बढ़ाई जाने लगी, लेकिन क्या यह तैयारी तैमूर की आंधी को रोक पाएगी? 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर अपना विनाशकारी हमला शुरू किया। उसकी विशाल सेना ने किले की दीवारों पर बमबारी की और दिल्ली के रक्षक अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो गए। दिल्ली की गलियों में चारों ओर खून ही खून था। तैमूर के सैनिक हर मोर्चे पर हावी हो रहे थे और दिल्ली के रक्षक एक एक करके गिर रहे थे। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद अपने महल में बेबस बैठे थे। वो जानते थे कि ये लड़ाई अब उनके पक्ष में नहीं थी और तैमूर की सेना दिल्ली को अपने कब्जे में ले चुकी थी। तैमूर ने दिल्ली में खून की नदियां बहा दी। निर्दोष नागरिकों को मार दिया गया, घरों को जला दिया गया और दिल्ली, जो कभी एक भव्य नगर था, अब राख और लाशों से भर चुका था। तैमूर अपनी सेना के साथ दिल्ली से निकल गया, लेकिन पीछे सिर्फ तबाही, खंडहर और एक उजड़ी हुई सल्तनत छोड़ गया। ये आक्रमण तुगलक वंश के अंत की शुरुआत थी। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश की सत्ता पूरी तरह बिखर चुकी थी। अब दिल्ली के सुल्तान सिर्फ नाम के राजा रह गए थे और उनकी कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। दिल्ली में अब एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। तैमूर के सेनापति खिज्र खान ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और तुगलक वंश का स्थान सैयद वंश लेने लगा। आखिरी तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में गुमनामी में जी रहे थे। वो जानते थे कि उनका नाम अब इतिहास के पन्नों में खो जाएगा। सन 1414 में खिज्र खान ने आधिकारिक रूप से सत्ता संभाली और इस तरह तुगलक वंश का अंत हो गया। अब दिल्ली सैयद वंश के अधीन आ चुकी थी। इस तरह तुगलक वंश का अंत हुआ। एक ऐसी सल्तनत जो बड़े सपनों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अपनी गलतियों और असफलताओं के कारण इतिहास के गर्त में समा गई। तुगलक वंश के शासन से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। इनके कुछ शासक दूरदर्शी थे, लेकिन प्रशासनिक गलतियों के कारण ये वंश ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी गलती थी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना। यह प्रयोग असफल रहा और इससे सल्तनत कमजोर पड़ गई। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये आक्रमण तुगलक वंश के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। फिरोज शाह तुगलक ने जल व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा के लिए कई प्रयास किए।
उनका शासन जनता के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर था। इतिहास हमें यही सिखाता है कि केवल महत्वाकांक्षी नीतियां पर्याप्त नहीं होती, बल्कि कुशल प्रशासन और दूरदर्शिता भी आवश्यक होती है। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद कमजोर और अयोग्य थे। उनके शासन में दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से अस्थिर हो गई। 1414 में खिज्र खान के नेतृत्व में सैयद वंश की स्थापना हुई और तुगलक वंश का अंत हो गया। दिल्ली की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर रही थी, जहां सल्तनत की शक्ति सैयद वंश के हाथों में आ गई। इतिहास को समझना आवश्यक है ताकि हम भविष्य में उन्हीं गलतियों को दोबारा न दोहराएं। हर शासक की नीतियों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस वीडियो में हमने तुगलक वंश की संपूर्ण कहानी आपके सामने रखी। हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा।